हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम कक्षा 8 के राजनीतिक व्यवस्था अर्थात सिविक्स को पढ़ेंगे। तो सिविक्स की जो किताब है उसका नाम है सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था 3। तो इसमें अध्याय 1 में है संविधान। आज उसके प्रश्नोत्तर को हम करेंगे। जो पाठ है संविधान उसके प्रश्नोत्तर का हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं। लेकिन इसको हल करने से पहले आप इस चैप्टर को पढ़ लेंगे, उसके बाद प्रश्नों को करेंगे तो प्रश्न अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। 1 नंबर में है किसी व्यक्ति को उसके जन्म से मिलने वाले अधिकार रिक्त स्थान कहलाते हैं। तो रिक्त स्थान में क्या होगा? मानवाधिकार। किसी व्यक्ति को उसके जन्म से मिलने वाले अधिकार मानवाधिकार कहलाते हैं। इसका उत्तर होगा मानवाधिकार। जो लाल रंग से है वही इसका उत्तर है। 2 नंबर है शिक्षा रिक्त स्थान सूची का विषय है। तो शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। इसका उत्तर होगा समवर्ती। जो लाल रंग से है वही इसका उत्तर है। ग में है रिक्त स्थान समिति की रिपोर्ट के आधार पर संविधान के मूल कर्तव्य शामिल किए गए हैं। तो किसके अनुसार शामिल किए गए हैं? इसमें उत्तर होगा स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट के आधार पर संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किए गए हैं। जो लाल रंग से है स्वर्ण सिंह वही इसका उत्तर है। 4था नंबर है संविधान के भाग रिक्त स्थान में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। तो इसका उत्तर होगा 3। संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। 5 नंबर मानवाधिकार दिवस हर वर्ष 10 मतलब यहाँ रिक्त स्थान है, ठीक है। रिक्त स्थान को दुनिया भर में मनाया जाता है। तो मानवाधिकार दिवस हर वर्ष 10 दिसंबर को दुनिया भर में मनाया जाता है। इस रिक्त स्थान का उत्तर होगा 10 दिसंबर। तो पहला का उत्तर होगा मानवाधिकार, दूसरा का है समवर्ती, तीसरा का है स्वर्ण सिंह, चौथा का है 3, 5वां का है 10 दिसंबर। तो ये सारे प्रश्न आप कर लेंगे, सारा आप कर लेंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट है 2 नंबर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 1 में है संविधान में वर्णित किन्हीं 5 मौलिक कर्तव्यों को लिखें। तो संविधान में जो मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं उनको लिखना है। उत्तर है संविधान में वर्णित 5 मौलिक कर्तव्य निम्नलिखित हैं। तो पहला है संविधान का पालन और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना चाहिए। दूसरा है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाली उच्च आदर्शों को अपनाना चाहिए। तीसरा है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखना चाहिए। चौथा है देश की रक्षा और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करनी चाहिए। 5वां है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना चाहिए। तो ये 5 मौलिक कर्तव्य हैं, लेकिन संविधान द्वारा 11 मौलिक कर्तव्यों को दिया गया है। तो इसमें जो पहला है, जैसे संविधान का हमको पालन करना चाहिए, उसका जो आदर्श है, जो संस्थाएं हैं, सरकारी संस्थाएं हैं, राष्ट्रध्वज है या फिर हमारा जो राष्ट्रगान है, राष्ट्रगीत है, उसका आदर करना चाहिए। दूसरा में है स्वतंत्रता के लिए हमारे जो राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने के लिए जो अच्छे विचार हैं, उच्च विचार हैं, उसको अपनाना चाहिए। तीसरा है भारत को संप्रभुत्व, एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखना है। तो भारत संप्रभुत्व देश रहे, इसका एकता बना रहे, इसकी अखंडता बने रहे, इसके लिए प्रयास करना चाहिए। ये सारे जो कर्तव्य हैं ये नागरिकों के लिए दिए गए हैं। यदि हमारे लिए अधिकार जरूरी है तो अधिकार यदि हमको संविधान से मिल रहे हैं तो हमारा कर्तव्य भी है कि हम देश के लिए कुछ करें। उसके बाद नेक्स्ट है देश की रक्षा और आह्वान किए जाने पर देश की सेवा करना है। और यदि कभी देश की रक्षा करनी पड़े या फिर देश के ओर से हमको बुलावा आए देश की रक्षा के लिए तो हमको उसके लिए तैयार रहना चाहिए। और 5वां है सार्वजनिक संपत्ति सुरक्षित रखना चाहिए। तो सार्वजनिक संपत्ति क्या है? जैसे सरकारी अस्पताल, सड़क, पुल, स्कूल, सरकारी विद्यालय, ये सब क्या है? सरकारी संपत्ति है। तो इसको सुरक्षित रखना भी प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है।
ये हो गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त किन्हीं 3 मौलिक अधिकारों को लिखे। तो संविधान के द्वारा 6 मौलिक अधिकार दिए गए, शुरू में 7 दिए गए थे, लेकिन उसमें संपत्ति के अधिकार को हटाकर 6 मौलिक अधिकार दिए गए। तो उसमें से हमको 3 लिखना है। तो इसका उत्तर है भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त 3 मौलिक अधिकार निम्नलिखित हैं। पहला है समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार। मतलब संविधान की नजर में चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, धनी हो, अमीर हो, सब उसके नजर में समान है। स्वतंत्रता का अधिकार, तो प्रत्येक व्यक्ति अपने प्रत्येक कार्य के लिए स्वतंत्र है, कहीं भी आने जाने के लिए, भोजन करने के लिए, धर्म पालन के लिए, सब चीज के लिए वो स्वतंत्र है। और तीसरा नंबर है शोषण के विरुद्ध अधिकार। यदि किसी का शोषण हो रहा है तो उसके विरुद्ध वो कानून की मदद ले सकता है। यही 3 अधिकार हैं, और 3 है वो यहाँ नहीं दिया गया। अब आगे देखते हैं, देखिए नेक्स्ट है शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार से आप क्या समझते हैं? उत्तर है शिक्षा अधिकार विधेयक को संसद ने 4 अगस्त 2009 को मंजूरी प्रदान की। तो जो शिक्षा का विधेयक आया वो संसद के द्वारा 4 अगस्त 2009 को मंजूरी प्रदान हुआ, और 1 अप्रैल 2010 से शिक्षा का अधिकार कानून बन गया। पहले ये विधेयक था और इसको स्वीकृति मिली तो ये कानून बन गया 1 अप्रैल 2010 में। और इसको शिक्षा के अधिकार को कहते हैं राइट टू एजुकेशन का कानून लागू हो गया। इस कानून के तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा राज्य द्वारा प्रदान किया जाएगा। तो इसके अनुसार क्या होगा, 6 से 14 वर्ष के जितने बच्चे हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य रूप से शिक्षा प्रदान किया जाएगा। साथ ही बाकी जो आवश्यक चीजें जैसे MDM या फिर जो बच्चों के से जुड़े जो और कानून है उसको भी इसमें जोड़ा गया है। तो ये सारा आप कर लेंगे, ठीक है। शिक्षा का अधिकार विधेयक को संसद में 4 अगस्त 2019 को मंजूरी प्रदान की गई और 1 अप्रैल 2010 से शिक्षा का अधिकार कानून लागू हो गया। और इस कानून के तहत 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा राज्य के द्वारा प्रदान किया जाएगा, जैसे सरकारी स्कूलों में प्रदान किया जाता है। अब नेक्स्ट देखिए, इसके बाद है नेक्स्ट है मानवाधिकार से आप क्या समझते हैं? उत्तर है वैसे अधिकार जो व्यक्ति को उसके जन्म से प्राप्त होता है मानव अधिकार कहलाते हैं। मानवाधिकार से तात्पर्य उन सभी अधिकारों से है जो व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता एवं प्रतिष्ठा से जुड़े हैं। तो व्यक्ति जब जन्म लेता है तो जन्म के साथ ही उसके साथ कुछ अधिकार जुड़ जाते हैं और वे अधिकार मानवाधिकार कहलाते हैं। और मानवाधिकार से क्या तात्पर्य है कि उन सभी अधिकारों से है जो व्यक्ति के जीवन से जुड़ा है, उसकी स्वतंत्रता, समानता और प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ मुद्दा है। अब नेक्स्ट है 5 नंबर, धर्मनिरपेक्षता शब्द का क्या अर्थ है? इसका उत्तर है धर्मनिरपेक्षता का शाब्दिक अर्थ है धर्म के प्रति निरपेक्ष भाव का होना। मतलब सरकार के द्वारा किसी एक धर्म को मान्यता ना देकर सभी धर्मों को समान मानना। मतलब सरकार के लिए कोई धर्म नहीं है और जो धर्म है वो व्यक्तिगत मामला है। तो यही अर्थ है कि धर्म के प्रति निरपेक्ष भाव रखना, मतलब किसी तरह का भाव नहीं रखना। और भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। यहाँ सभी धर्मों के लोग सभी धर्मों अपने अपने धर्मों को पालन कर सकते हैं, इसके लिए वे स्वतंत्र हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है 3 नंबर, भारत की संसदीय शासन पद्धति का उल्लेख कीजिए। उत्तर है भारत में संसदीय शासन पद्धति है जिसमें व्यवस्थापिका तथा कार्यपालिका के बीच घनिष्ठ एवं सामंजस्यपूर्ण संबंध है। कार्यपालिका को शक्ति व्यवस्थापिका से प्राप्त होती है। व्यवस्थापिका या कार्यपालिका और विधायिका 2 संस्था है और उनके बीच सामंजस्य स्थापित होना चाहिए। और भारत क्या है, एक संसदीय शासन प्रणाली है जिसमें
कार्यपालिका और व्यवस्थापिका दोनों मिलकर कार्य करते हैं। केंद्र सरकार पर कार्यपालिका का संवैधानिक अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है और केंद्र सरकार में जो कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है वो राष्ट्रपति होता है, लेकिन वास्तविक शक्ति मंत्रिपरिषद के हाथ में होता है। जो राष्ट्रपति होता है नाम मात्र का प्रधान होता है, लेकिन वास्तविक शक्ति मंत्रिपरिषद के हाथ होता है। मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है जो बहुमत दल का नेता होता है, जिसे जनता चुनकर आगे भेजती है, जनप्रतिनिधियों को भेजती है और उनका जो मुखिया होता है वही प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य हो सकता है और उसके लिए प्रधानमंत्री पद के लिए उसको राज्यसभा या लोकसभा दोनों में से किसी एक का सदस्य होना आवश्यक है। और लोकसभा के लिए उत्तरदायी कौन होता है? यही प्रधानमंत्री होता है। तो ये आप समझ गए, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है भारत में संघवाद संघीय ढांचा का वर्णन कीजिए। उत्तर है भारत में संघीय शासन व्यवस्था है। संघवाद से तात्पर्य है कि देश में एक से ज्यादा स्तर की सरकारें कार्य करती है। हमारे देश में केंद्र स्तर केंद्र सरकार, राज्य स्तर राज्य सरकार तथा स्थानीय स्तर स्थानीय सरकार है। तो भारत कैसी शासन व्यवस्था है? संघीय शासन व्यवस्था। संघीय शासन व्यवस्था का क्या अर्थ है? एक से अधिक स्तर की सरकारें। जैसे सबसे ऊपर कौन रहता है? केंद्र सरकार। केंद्र स्तर में केंद्र सरकार जिसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और बाकी मंत्री होते हैं जिनका अपना अपना विभाग होता है। और उसके बाद राज्य स्तर में स्तर में होते हैं राज्यपाल, मुख्यमंत्री और बाकी मंत्री, ठीक है। ये हो गया राज्य स्तर। और स्थानीय स्तर में मतलब पंचायत, जैसे जिला परिषद, पंचायत समिति, मुखिया, वार्ड मेंबर, ये सब आते हैं स्थानीय स्तर पर। तो इस तरह से 3 स्तर की सरकारें हैं भारत में। अब आगे देखते हैं। पांच नंबर में है भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका के लिए संविधान में किए गए प्रावधानों की व्याख्या करें। तो उत्तर है भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए संविधान में निम्न प्रावधान किए गए हैं। पहला है उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन उन्हें पदमुक्त करने का अधिकार राष्ट्रपति को नहीं है, केवल महाभियोग द्वारा उन्हें हटाया जा सकता है। तो स्पष्ट है कि उच्चतम मतलब सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, जज होते हैं, उनका नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन उनके जो पद है उनका पोस्ट से वो हटा नहीं सकता, राष्ट्रपति नहीं हटा सकता, सिर्फ महाभियोग द्वारा ही जज को हटाया जा सकता है। तो ये कर लेंगे ये पॉइंट आप। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है उच्चतम या उच्च न्यायालय के अधीन कर्मचारियों की नियुक्ति तथा उनकी सेवा शर्त आदि के निर्धारण का अधिकार संबंधित न्यायालय को होता है। सरकार या संसद इस विषय पर हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। तो जो सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट का जो कर्मचारी होते हैं उसका नियुक्ति तथा जो सेवा शर्त होता है, उनको बाकी जो उनका नियम कानून होता है उसका निर्धारण का अधिकार सिर्फ उसी न्यायालय को होता है जहां वे काम कर रहे हैं, और इसमें कोई संसद या सरकार कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया जाता। और ये सब चीज क्यों किया जाता है? ताकि न्याय व्यवस्था सुदृढ़ हो, किसी का प्रेशर उनके ऊपर ना हो और जब फैसला ले तो किसी प्रेशर में ना ले, इसीलिए ये सारे नियम बनाए गए हैं। तीसरा है न्यायाधीश पदमुक्त होने के पश्चात सरकार के अधीन किसी पद को ग्रहण नहीं कर सकता। और यदि सरकार कोई न्यायाधीश चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का हो या फिर हाई कोर्ट का हो, तो वो अपना पद छोड़ने के बाद किसी भी सरकारी पद में नहीं जा सकता है या अधीनस्थ न्यायालय के में वकालत नहीं कर सकता है, और जो किसी उसके अधीन जो न्यायालय है, कोर्ट है, उसमें भी वो वकालत नहीं कर सकता। 5वां नंबर है न्यायाधीश व अन्य कर्मचारियों का वेतन संचित निधि से देय होता है, लेकिन संसद इस विषय पर मतदान नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया सारा पॉइंट। अब आगे देखते हैं।
अब नेक्स्ट है 6 नंबर, एक लोकतांत्रिक देश में मौलिक अधिकार का होना बहुत जरूरी है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? अपने उत्तर के पक्ष में 3 तर्क दें। तो उत्तर है हाँ, मैं इसमें सहमत हूँ। एक लोकतांत्रिक देश में मौलिक अधिकारों का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि पहला पॉइंट है संविधान व्यक्तियों को लिखित रूप से अधिकार प्रदान कर उसकी सुरक्षा की व्यवस्था करना चाहिए, जिससे व्यक्ति का शोषण ना हो। दूसरा है मौलिक अधिकार व्यक्ति के विकास में सहायक है, जिससे लोकतंत्र का उद्देश्य पूरा हो। और तीसरा है मौलिक अधिकार देश के सभी नागरिकों को सरकार की मनमानी और निरंकुशता से बचाते हैं। तो ये सारे आप नोट कर लेंगे। क्या है कि यदि संविधान द्वारा मौलिक अधिकार नहीं प्रदान किया जाता तो व्यक्ति का शोषण होता, और ये लिखित रूप से है, इसीलिए वो इसके विरुद्ध में यदि उसके साथ शोषण हो तो वो कोर्ट की शरण में जा सकता है, ठीक है, न्यायालय की शरण में जा सकता है। इसलिए किसी भी लोकतांत्रिक देश में मौलिक अधिकारों का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये 3 तर्क हैं उसके सपोर्ट में। अब आगे देखते हैं। अतः मौलिक अधिकारों का लोकतांत्रिक देश में होना जरूरी है। अतः मौलिक अधिकारों का लोकतांत्रिक देश में होना बहुत जरूरी है। हो गया ये क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट। अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट है 7 नंबर, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को क्यों शामिल किया गया है? किन्हीं 3 मौलिक कर्तव्यों को लिखिए। तो उत्तर है हमारा संविधान देश के नागरिकों से कुछ कर्तव्यों का पालन की भी उम्मीद करता है, जो देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्य निम्न प्रकार हैं। पहला है संविधान का पालन और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना चाहिए। दूसरा है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाली उच्च आदर्शों को अपनाना चाहिए। और तीसरा है भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को अक्षुण्ण बनाने का प्रयास करना चाहिए, अक्षुण्ण रखना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गए आपके संविधान द्वारा क्यों मौलिक कर्तव्य चाहिए। यदि प्रत्येक नागरिक को मौलिक अधिकार संविधान द्वारा दिया जा रहा है, यदि किसी को अधिकार लेने का हक है तो उसको कर्तव्य भी करना होगा, तभी उसको अधिकार का हक है। इसीलिए मौलिक कर्तव्य भी आवश्यक है, और इन कर्तव्यों के पालन की उम्मीद हमारा संविधान करता है, जो देश की एकता और अखंडता को बनाए रखें। और इन सब से क्या होगा, हमारे देश की एकता और अखंडता बनी रहेगी। तो इसके लिए ये सारे कर्तव्यों का पालन, इसमें से 11 दिए हैं मौलिक कर्तव्य, लेकिन इसमें 3 का वर्णन है। तो ये हो गया इस चैप्टर का सारा क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गया। इसे आप लिख लेंगे कॉपी में और इसको याद कर लेंगे। और यदि समझने में कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट करेंगे, और इसका जो चैप्टर है उसको भी पढ़ लेंगे। और यदि आपका कोई पिछला चैप्टर या फिर आने वाले चैप्टर आपको चाहिए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे आपको सारे चैप्टर मिल जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, आप पढ़ते रहिए।